construction workers who have been stuck since Sunday morning in India. हौसले को हम लोग सलाम करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हिमालय जहाँ की ऊंचाइयों से छलकता है उत्तराखंड की शान, लेकिन आज यही वो स्थल है जहाँ इंसानों की गफलत ने एक नई कहानी शुरू कर दी है। जंगल काटने की मशीन की धमकी, शहर के अनकंट्रोल एक्सपेंसेस और पानी को साफ रखने की जिम्मेदारियों में कमी, ये सब कुछ एक ऐसे चक्कर हैं जिसे हमने खुद बनाया है, हमारी मानव गतिविधियों का असर है। आज दिख रहा है कि प्रकृति के साथ क्या हो रहा है। अचानक आता है एक अंधेरा, एक तबाही का आगाज, बारिश का जोर, भयंकर आंधियां और जमीन का हिलना। ये सब दिखता है कि प्रकृति हमसे थक गई है और वो हमें एक सबक सिखाने का इरादा रखती है। टनल दुर्घटना एक मानव अपराध का नतीजा है। गलती से चुने गए तरीकों ने हमें ये दिखाया है कि हमारे किए हुए काम का क्या अंजाम हो सकता है। तो हुआ ये हादसा। स्थानीय मजदूर इस टनल हादसे के पीछे खुदाई करने वाले विदेशी कंपनी को जिम्मेदार मान रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि 2019 में यह टनल बनाने के काम शुरू किया गया था, तो कंपनी ने इस मंदिर को हटा दिया और मंदिर को टनल के पास दूसरे स्थान पर रखने की बात कही। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद इस मंदिर का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि अधिकारी को इन्हीं गलतियों की वजह से बाबा भौकनाग नाराज हो गए और इसी वजह से हादसा हुआ। अगर जियोलॉजिस्ट की माने तो इस टनल का गिरने का मेन कारण था कि वहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिस्ट पॉइंट नहीं था और एक ऐसी जगह बनाया गया था जहाँ पे जियोलॉजिकल फॉल्ट था। टनल का लोकेशन हिमालय के मेन थ्रस्ट के बहुत करीब था, जो कि बहुत बड़ा जियोलॉजिकल फॉल्ट था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट के मुताबिक टनल को बनाने में इस्तेमाल हुआ रॉक बहुत ही कमज़ोर था, इसके वजह से टनल में गिरावट आई। आखिर ये टनल होता क्या है? तो टनल एक ऐसा सुरंग होता है जो कि पहाड़ या फिर किसी भूमि से गुजरता है, 2 अलग स्थानों को जोड़ता है। ये टनल का उपयोग सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन या फिर इरिगेशन के लिए होता है। टनल का मुख्य काम होता है कि एक स्थान को दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करना, जब किसी प्राकृतिक ऑब्स्ट्रक्शन या डिफ़िकल्टी टेरेन को पार करना हो, या फिर रोड, रेलवे और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए भी यूज़ हो सकता है। बहुत तरीके के टनल होते हैं, जैसे रोड टनल, रेल टनल, वाटर टनल्स और माइनिंग टनल। टनल का डिज़ाइन में सेफ्टी और वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को सुरक्षा हो सके। इनमें लाइट, इमरजेंसी एग्जिस्ट और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी शामिल होता है। ओवरऑल टनल एक इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि हमारी ज़िंदगी और भी आसान बनाता है। सबसे पहले आपके मन में ये आएगा कि इस टनल को बनाया क्यों जा रहा था और इसको किसके द्वारा बनाया जा रहा था। तो भाई सिलक्यारा बानबारको टनल को नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर बनाया था और ये 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये टनल नेशनल हाईवे 134 के अंदर यमुनोत्री एंड पर स्थित है, जो कि दारूसाव को साउथ से और यमुनोत्री को नॉर्थ एंड से जोड़ने का इरादा है। इस टनल का लेंथ प्लान किया गया है 4.5 किलोमीटर और ये रूट लगभग 20 किलोमीटर से कम कर देगा। इस प्रोजेक्ट का गोल है कि लोगों को 4 धाम यात्रा करने में आसानी हो और ये टनल इस रूट को छोटा करके यात्रा को और भी सुखद बना देगा और इससे नॉट ओनली ट्रैवल टाइम कम होगा बट ये यात्रा सेफ और कंफर्टेबल होगी। 22 नवंबर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सारे देश भर में चल रहा 29 टनल का सेफ्टी ऑडिट प्लान करेंगे और इस ऑडिट को दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के टनल एक्सपर्ट के साथ कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया ताकि हमारे वर्कर्स को बचाया जा सके। 4 धाम प्रोजेक्ट के प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ क्रिटिकल मिस्टेक हुए हैं। इस पर कई ऑब्जर्वर का कहना है कि एक्सपर्ट के मुताबिक जब इस प्रोजेक्ट को गो अहेड किया जा रहा था तब तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस को बाईपास किया गया था। ऑफिशियली तो ये प्रोजेक्ट एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि 53 छोटे प्रोजेक्ट हैं, इसीलिए इस पर सिर्फ एक टोकन एनवायरमेंट असेसमेंट हुआ है। सुनीता नारायण जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट थिंक टैंक की डायरेक्टर है, उनका मानना है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमंस के वजह से हो रहे हैं और ये सारी वॉलिटी की वजह से ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा फ्लड और लैंडस्लाइड जैसे बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रहे हैं।
कई स्टडी ने दिखाया है कि हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिससे फ्लड और लैंडस्लाइड के किस्से भी बढ़ सकते हैं। सुनीता नारायण का कहना है कि बॉटम लाइन ये है कि ये रीजन अलग है, ये भारत के प्लेन नहीं है जो एल्यूवियल सॉइल पर होते हैं, ये भारत का पेनिनसुलर रीजन नहीं है जहाँ हार्ड रॉक होता है, ये एप्स के स्लॉप भी नहीं है जहाँ माउंटेन्स ओल्ड होते हैं। 2019 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक हायर रैंकिंग कमेटी बनाई जिसका काम ये था कि प्रोजेक्ट को पोटेंशियल एनवायरमेंट और सोशल डैमेज को एक्सेस करना और इम्पैक्ट को कम करने के लिए मेजर रिकमेंडेशन करना। लेकिन कमेटी के चेयरमैन वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा ने 2022 में रिजाइन कर दिया, कह रहे कि उनकी रिकमेंडेशन पर कोई अमल नहीं किया गया। उनका कहना यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी में किया गया। इस प्रोजेक्ट में शॉर्टकट लिए गए जो कि एग्जिस्टिंग लॉ को वॉयलेट करता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का अवॉइडेंस खासकर नुकसानदायक रहा। चोपड़ा ने कहा है कि जब तक एनवायरमेंटल इशू को इग्नोर किया जा रहा है तब तक ऐसे ही एक्सीडेंट जैसे कि टनल एक्सीडेंट होते रहेंगे। हिमालय में डेवलपमेंट के लिए पहले इकोलॉजिकल कंसर्न को एड्रेस करना जरूरी है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के लिए वो अप्रोच चाहिए जो कि जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल दोनों रूप से साउंड हो। मेघालय में रेड हॉल माइनिंग काफ़ी प्रिवलेंट है। रेड हॉल माइनिंग एक तरीके का ट्रेडिशनल माइनिंग टेक्निक है जिसमें छोटे से हॉल बनाकर अंडरग्राउंड मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये माइनिंग टेक्निक मेघालय में खासकर कोल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेक्निक में छोटी सी हॉल को बनाने के लिए वर्कर्स हॉरिजॉन्टल टनल खोदते हैं और ये हॉल काफ़ी छोटे होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति घुसकर मिनरल को निकालता है। ये प्रोसेस काफ़ी अनसेफ होते हैं और एनवायरमेंट कंसर्न भी क्रिएट करती है। मेघालय में रेड हॉल माइनिंग की लीगलिटी पर कंट्रोवर्सी भी है और इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और एनवायरमेंट रेगुलेशन प्लान नहीं होते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है और एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अथॉरिटीज़ ने इसमें सुधार करने की कोशिश की है लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी काफ़ी प्रिवलेंट है। भाई कौन सोच सकता था कि जो रेड हॉल माइनिंग को बैन कर दिया जाएगा वही प्रैक्टिस किसी दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गिरने वाली टनल के अंदर फंसे गए लेबर की मदद करने में आएगी। रेड हॉल माइनिंग जो कि अक्सर इसी नाम से जानी जाती है, इसके पास खास स्किल होती है जो कि रेड हॉल माइनिंग के खास और खतरनाक टेक्निक से जुड़ी हुई होती है। कुछ ऐसी स्किल में शामिल है। रेड हॉल माइनिंग करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहले साइड कटिंग टेक्निक। सो रेड हॉल माइनर्स साइड कटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो पहाड़ों को छोटे टनल्स में बनाते हैं। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड का अनुभव। बहुत सारे रेड हॉल माइनर्स खासकर मेघालय जैसे संथल में स्थित होते हैं जो कि पहाड़ों और ऊंचाइयों में होते हैं। माइनर्स को ऊंचाइयों पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, कॉन्फिडेंट स्पेस में माहिर होना। रेड हॉल माइनर्स का टनल हमेशा छोटा होता है और वो खतरनाक होता है। माइनर्स को ऐसे बंद जगहों में काम करने की अनुभव होना चाहिए। चौथा, वर्टिकल डिसेंट। माइनर टिपिकली एक वर्टिकल हॉल खोदकर नीचे उतरते हैं। इसमें सुरक्षित उतरना एक माहिर का काम होता है। पांचवा, मैनुअल खुदाई। रेड हॉल माइनिंग एक बेसिकली टूल का इस्तेमाल होता है जिससे हाथ से खोदना पड़ता है। माइनर्स को फिजिकल स्ट्रेंथ और ताकत की जरूरत होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस स्किल का इस्तेमाल किया गया। खासकर सिलक्यारा टनल के गिरने वाले हिस्से को आखिरी 15 मिनट तक हाथों से काटना पड़ा और रास्ता बनाना पड़ा। रेड हॉल माइनर्स अक्सर वो लोग होते हैं जो कि एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ की प्रैक्टिस प्रेवलेंट है, जैसे कि मेघालय। बैनिंग के बावजूद इस एरिया में इलीगल रेड माइनिंग हॉल जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2024 में इस प्रैक्टिस को बैन किया था क्योंकि इससे एनवायरमेंट पे बुरा असर और माइनर्स की जान को खतरा पड़ रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे इनसाइंटिफिक डिक्लेयर कर दिया था जिसके बाद ये प्रैक्टिस इंडिया में बंद हो गया। बैनिंग के बावजूद कुछ जगहों पर इलीगल तरीके से प्रैक्टिस अभी भी जारी है। ये टनल 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एम है कि 890 किलोमीटर की 2 लेन के जरिए नॉर्थ इंडिया के 4 धाम इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट को कनेक्ट किया जाए। सरकार ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि जियोलॉजिकल अनस्टेबल स्ट्रेचेस को सेफ बनाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज किया है और कुछ काम को रोकना पड़ा जब रूट के साथ सबसिस्टेंस का कारण 100 ऑफ द हाउसेस को डैमेज हुआ।
ध्यानी जो कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर थे, उनका मानना है कि उनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक छोटा सा टनल जिसका विड्थ 7 to 8 मीटर बनाया जाए, लेकिन ये रिकमेंडेशन इग्नोर किया गया था, जिसके वजह से ये कोलैप्स और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा और बताया कि हिल एक्वेशन, डेब्रिस की डंपिंग और वाटर फ्लो का चोकिंग होने का कारण प्रोजेक्ट के दौरान 200 से ज़्यादा लैंडस्लाइड के पॉसिबल लोकेशन क्रिएट हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को बेहतर दिमाग आएगा और इसके प्रति वो करेक्ट मेजर लेगी।